हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा वेक्टर्स के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, और आज ही हम अपना अलग बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 6 न्यूटन के गति विषयक नियम और बल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारी हेडिंग है फोर्स यानी कि बल। तो बल क्या होता है? बल वह बाह्य धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या फिर उसे परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि फोर्स इज ए पुल और पुश विच इज चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब कि क्या है बल? आप ये कोई वस्तु है हमने, और ये क्या है, ये यहीं पर स्थिर है। ठीक है, यहाँ रेस्ट में है ये, हमने इसे पर बल लगाया और इसने चलना प्रारंभ कर दिया। तो बल क्या है? एक धक्का है, या फिर ये मान लीजिए चल रही है और आपने कोई फोर्स लगाकर इसे रोक लिया। ठीक है, तो बल क्या है? एक धक्का है या फिर एक खिंचाव है। उसे खींच रहा है, या तो धक्का है या खिंचाव है, जो क्या करता है? वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में कर देगा, स्थिर है तो गतिमान कर देगा, और गतिमान है तो स्थिर कर देगा। ठीक है, अगर मोशन में है तो रेस्ट में कर देगा, और अगर नहीं कर सकता तो उसे फिर उस चेंज करने का क्या करेगा? वो प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम फोर्स। फोर्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है संतुलित बल यानी कि बैलेंस फोर्स। ठीक, बैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स किसे बोलते हैं? जब किसी वस्तु पर, जब किसी बॉडी पर कई बल लगे हो। ठीक है, देयर आर मेनी फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, और जो उनका परिणामी है यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 जितने भी बल लगे हैं इक्वल टू हो 0। ठीक है, तो ऐसे बलों को हम बोलते हैं संतुलित बल। ठीक है, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो और उनका परिणामी क्या हो? शून्य हो, तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? संतुलित बल। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे अगला, ठीक है, अगला है असंतुलित बल। यानी कि अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स से बोलते हैं जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो। ठीक है, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो और उनका जो परिणामी है वो कैसा हो? नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 के बराबर ना हो, तो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। क्या? जब किसी वस्तु पर कई बल लगे हो और उनका परिणामी शून्य हो, मतलब उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है, तो उसे तो बोलेंगे हम बैलेंस फोर्स। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स। चलते हैं आज के अगले टॉपिक पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 9th में। न्यूटन के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है, चलिए कितने नियम होते हैं? 3 नियम। पहला नियम, ठीक है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? अगर कोई वस्तु, ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। कब तक? जब तक इस पर कोई फोर्स लगाकर इसकी स्टेट में चेंज ना कर दिया जाए। क्या? जब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, मोशन में है तो मोशन में ही है, जब तक उस पर फोर्स लगाकर उसमें चेंज ना कर दिया जाए।
ये था हमारा पहला नियम। ठीक है, इसका एग्जांपल है, जैसा पहला एग्जांपल है कि भाई पहला एग्जांपल क्या है, जैसे आप रेल में बैठे हुए हो और अचानक रेल के चलने पर आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रेन होती है वो तो चल पड़ती है आगे की ओर और आपका शरीर रहना चाहता है विराम में, रेस्ट में, जिसके कारण उस पर क्या फोर्स लगता है? फोर्स पीछे की ओर लगता है और आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ठीक है, या फिर कोई, जब आप किसी वाहन में बैठे हुए हो और उस पर ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो जैसे इस तरफ मोशन चल रही है, अब ये तो रुकना चाह रही है, ये तो विराम में होना चाह रही है और आप गतिमान रहना चाहते हो, जिसके कारण क्या होता है? ब्रेक लगने के कारण आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल है, जैसे जैसे कोई हथौड़ा है, ठीक है, और ये जब ढीला हो जाता है तो कसने के लिए क्या करते हैं? हत्थे की तरफ से ऐसे मारते हैं इसको। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब ऐसे मारते हैं, अब हत्था तो रेस्ट में आ गया, ठीक है, विराम में आ गया, ये मोशन में ही रहेगा, जिसके कारण ये मोशन करता रहेगा और आगे क्या होगा? आगे जाकर कस जाएगा। ठीक है, तो इसके 3 एग्जांपल है। पहला क्या है? जब ट्रेन आगे की ओर चलती है, अचानक चलती है, तो आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ठीक है, जब ट्रेन रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो। और हथौड़े को क्या करते हैं? हथौड़े के हत्थे को कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर पटकते हैं, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली। वर्टिकली हम क्या करते हैं? ऐसे पृथ्वी पर मारते हैं। ये था हमारा न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। चलिए चलते हैं अगले नियम पर। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? इसे हम मैथमेटिकल लॉ भी बोलते हैं, न्यूटन का मैथमेटिकल लॉ। ठीक है, क्या होता है? अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर कोई वस्तु है जिसका मास कितना है? m, कोई वस्तु है इसका द्रव्यमान है m, और आपने उस पर कोई फोर्स लगाया F, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी u से v हो गई। ठीक है, तो जो u से v हो गई, यानी कि इसमें क्या होगा? अब जब इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेग है, चेंज हो रहा है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो जो ये फोर्स आपने इस पर लगाया है, किसी गतिमान वस्तु में, किसी वस्तु पर अगर बल लगाकर आप उसे गतिमान अवस्था में लाते हैं, तो जो आपने इस पर फोर्स लगाया है, ये इसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या? The applied force is equal to the product of mass of the body and the acceleration in the body. ठीक है, चलिए आज हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। इसका हमने पढ़ा था डेरिवेशन चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, आज इसका डेरिवेशन करेंगे, आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मास और एक्सेलरेशन, मास की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर b। ठीक है, लेट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, जो मास है यानी कि जो बल है, सॉरी, जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती है, और इसकी पावर a लिख लिया, इसकी पावर b। अब हमारा अगला काम, प्रोपोर्शनल हटाकर कोई कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, हमने लिख लिया k, m की पावर a, इसे कुछ और ले लेंगे, यहाँ पर m की पावर c ले लो, क्योंकि यहाँ पर a है ना, तो फिर गड़बड़ होगी। m की पावर c, a की पावर b। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में लिख लेंगे वेयर k इज द कांस्टेंट, जिसे हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? दोनों ओर डायमेंशन लिखेंगे। f की डायमेंशन कितनी होगी? mlt-2 इज इक्वल टू, ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, m की डायमेंशन कितनी होगी? m की पावर c, l की पावर, सॉरी, a की lt-2, इसकी पावर b। थोड़ा सोल्व कर लिखेंगे, mlt-2, m की पावर c, l की पावर b, t की पावर -2b। ठीक है, चलो
क्या करेंगे हम, बाय कंपेयरिंग जो इनकी पावर है उनको कंपेयर करेंगे। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एल की पावर 1 और एल की पावर बी, यानी बी इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से भी बी की वैल्यू 1 ही आएगी, टी की पावर -2 भी, टी की पावर -2, -2 से -2 कट जाएगा, बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो बी और सी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, रखेंगे f इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इक्वल टू k m की पावर c यानी m, a की पावर b यानी a, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और जो प्रयोग है एक्सपेरिमेंट, उससे हमें पता चला कि k की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा फॉर्मूला हो गया f इक्वल टू m a, के की जगह हमने 1 रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया f इक्वल टू m a। ये था हमारा डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ क्या, डायमेंशन। डायमेंशन के साथ ये इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन वाले चैप्टर के लिए पेपर में आ सकता है कि भाई एफ एम और ए इनके बीच में क्या है, कुछ संबंध स्थापित करो, रिलेशन स्थापित करो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या कि जब कोई वस्तु पर कोई फोर्स लगाकर हम क्या करते हैं, उसमें कोई त्वरण उत्पन्न करते हैं, अगर उस वस्तु का द्रव्यमान m हो, उसका मास m हो, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो इक्वल टू होता है F इक्वल टू ma, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ठीक है। तीसरा नियम, ठीक है, तीसरा नियम क्या है, अगर कोई वस्तु, ठीक है, इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये नियम क्या है, अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ठीक है। पहले मैं इसके ऐसे समझा रहा हूं, अगर आप किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी विपरीत दिशा में। जैसे ये कोई वस्तु 1 है, ये वस्तु 2 है, ठीक है। इसने इस पर बल लगाया F1, ठीक है, इसने इस पर बल लगाया F2, तो जो F12 है वो इक्वल टू होगा -F21, ठीक है। जहां F12 क्या है, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, और F21 क्या है, दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया पहली वस्तु पर बल, ठीक है। यानी जब जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई करती है, तो जो सेकंड बॉडी है वो भी पहली बॉडी पर उतना ही बल विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम का बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इस आदमी ने इस वाले को एक धड़ाक मार दिया, तो इसके गाल पे तो क्या होगा, चोट लगेगी, लेकिन इसके हाथ पे भी चोट लगेगी, ठीक है। तो यही है न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लॉ। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ये था न्यूटन के गति विषयक नियम, ठीक है। चलते हैं आज अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है मोमेंटम, संवेग। ठीक है, चलिए मोमेंटम, संवेग। संवेग क्या होता है, जैसे डेफिनेशन से बताऊं कि भाई जो कोई वस्तु है m, ठीक है, कोई वस्तु है गतिमान m और इसकी वेलोसिटी है v, ठीक। तो जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है। अब मात्रक की अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, मात्रक क्या होगा, केजी, ठीक है, मास है तो केजी और इसका मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड।
और अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं, ठीक है, तो डायमेंशन कितनी होगी p की, डायमेंशन ऑफ p कितना होगा, m की m, v की lt माइनस 1, तो डायमेंशन होगी m lt माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा फोर्स का, मैथमेटिकल लॉ F इक्वल टू एम ए, ठीक है। और चूंकि A बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt, ठीक है। चलिए मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, F इक्वल टू डी अपॉन dt, m को अंदर लेगा क्योंकि कांस्टेंट है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, और m भी किसकी वैल्यू है, p की, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। तो एक संवेग की परिभाषा ये भी हो जाएगी कि जो संवेग परिवर्तन होता है, ये फोर्स की परिभाषा हो जाएगी, संवेग परिवर्तन जो होता है वो लगाए गए बल के, बाह्य बल के, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी जाकर उसमें मोमेंटम उत्पन्न होगा। जो संवेग परिवर्तन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, ठीक है। ये था हमारा मोमेंटम। चलिए पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये इसी डेफिनेशन से रिलेटेड है, संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हेडिंग 4 क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा F इक्वल टू एम में, ठीक है। फिर वही एम ए की जगह क्या लिखा, dv अपॉन dt, m को अंदर ले गए, F इक्वल टू डी mv अपॉन dt, dt इधर लिख लिया, ठीक है। और mv किसकी वैल्यू है, p की, ठीक है। ये क्या है, संवेग परिवर्तन की दर लगाई गई बल के बराबर होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इफ F इज इक्वल टू 0, ये ext है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण ही मोमेंटम उत्पन्न होता है। अगर F ext इज इक्वल टू कितना हो, 0, ext मतलब बाह्य, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अगर ext F के ext इज इक्वल टू 0 हो तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होगा, 0, dt की मल्टीप्लाई करेंगे, dp इज इक्वल टू कितना होगा, 0, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यही है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। क्या, अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगा हो, F इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा, अगर किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो तो जो उस वस्तु का मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, जो उस वस्तु का संवेग होता है वो नियत रहता है। इसी को रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। आज के इसमें हमने फोर्स को पढ़ा, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, F से डिनोट करते हैं, एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, F इक्वल टू m में, इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, न्यूटन, ठीक है, और डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, mlt माइनस 2, ठीक है। एक और इसका यूनिट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से क्या, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक हमने आज टर्म पढ़ी मोमेंटम, फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू mv, यूनिट क्या होगी, या तो इसकी यूनिट होगी कितनी, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, या फिर इसकी यूनिट और होती है न्यूटन सेकंड, ठीक है। और डायमेंशन कितनी होगी, mlt माइनस 1, ठीक है। डायमेंशन को हमेशा बड़े पोस्ट में ही डिनोट करते हैं। तो ये आज हमने दो टर्म पढ़ी है, उसकी यूनिट और डायमेंशन है। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा फोर्स, न्यूटन के 3 नियम, मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।